ओह कार्टून, इन्हीं से तो हम सबका बचपन बना होता है, लेकिन हम सबको एक ना एक दिन बड़ा होना पड़ता है। और एक चीज़ जो ज़िंदगी हमें सिखाती है वो ये कि हर चीज़ जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और इसमें कार्टून भी शामिल है। तो आज हम कुछ ऐसे रास्ते से पर्दा उठाने वाले हैं जिसमें शामिल हैं एनिमेशन के प्रैक्टिकल सीक्रेट से लेकर सिम्पसन के पीले होने के कारण। हम वो एडल्ट जोक्स भी देखेंगे जिनको आपने स्पॉन्ज बॉब में मिस कर दिया होगा, और इसी के साथ तड़का लगाएंगे ऐसी भयानक थीरीज का विद वार्निंग जिनसे आपका पूरा का पूरा बचपन खतरे में आ सकता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्रेजी और भयंकर कार्टून सीक्रेट जिनके सच होने पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। डैडी इश्यूज। 1989 में सिम्पसन ने डेब्यू किया और इसी के साथ पॉप कल्चर में बहुत नाम कमाया। इसमें रिलेटेबल फैमिली मसाला भी है और मजेदार चुटकुले का तड़का भी, और तो और ये भविष्यवाणी भी करता है। सिम्पसन कभी ना खत्म होने वाले एंटरटेनमेंट का पैकेज है। ये कहना बेकार होगा कि इतने लंबे समय से आ रहे शो में कई अजीब राय सामने आए, और इसी के साथ आई इनको एक्सप्लेन करती थ्योरीज, जैसे कि ये सवाल कि आखिर राल्फ विगम के असली पापा कौन है। लेकिन चीफ विगम ही तो राल्फ के असली पापा है। मैं शर्त लगा सकता हूँ आप यही कह रहे होंगे, लेकिन शायद आप गलत हैं। मेरा मतलब है जरा सोचिए, इन दोनों के बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है। जाहिर है राल्फ की आंख और नाक जैसी चीजें अपनी माँ सारा की तरह दिखती हैं, लेकिन इसने अपने हैंडसम चीफ से कोई भी फीचर अडॉप्ट नहीं किया है। सवाल ये है कि अगर विगम राल्फ के पापा नहीं है तो फिर कौन सा स्प्रिंगफील्ड है भाई। अभी के लिए फैंस के पास एक बली का बकरा है जिसे वो इसका पापा कह सकते हैं, एडी चीफ विगम का कलीग। और ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है क्योंकि हो सकता है सारा और ये मिलते जुलते रहे, और ये कहना तो बेमतलब होगा कि एडी और राल्फ के बाल बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन जाहिर है ये सब तो बस अंदाजे हैं, है ना। हाल के लिए तो हाँ, लेकिन सीजन के 34th एपिसोड लीसा द बॉय स्काउट में शो के राइटर ने वाकई इन पर गौर किया। I know Eddie is Ralph's father. Look at the hair. Look at the hair. No, Clancy, I swear to you, it's not true. My son's breath smells like cat food. Okay, you got me. तो यहाँ आप समझ गए होंगे, एडी ही राल्फ का पापा है। लगता है सारा को बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन एक मिनट रुकिए, मालूम पड़ता है कि जो क्लिप अभी हमने देखी है वो सिम्पसन के विकिपीडिया के हिसाब से एक कैनन है, मतलब कि जानबूझकर मारा हुआ जोक। तो अभी के लिए ये रहस उलझा हुआ ही अच्छा है। इसका उल्टा केस मेरा है, जो कि मेरे दिल को सुकून देता है कि मेरे पापा हैं, क्योंकि हम एकदम एक जैसे दिखते हैं। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। कार्टून का यही नेचर है कि वो असली नहीं होते। मेरा मतलब है हाल ही में आप कितने पियानो से टकराए हैं। मैंने ज्यादा जल्दी राज खोल दिया है ना, लेकिन आसमान से गिरते पियानो के अलावा क्लासिक कार्टून के बारे में कोई तो अलग बात है, वो है उनकी उंगलियां। अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को जरा गौर से देखिए। चांस है कि उनके पास सिर्फ 4 हैं। इसके पीछे कोई तो कारण होगा, है ना। 20वीं सेंचुरी में एनिमेशन नए नए थे और इनको बनाना बहुत महंगा पड़ रहा था। बल्कि महंगाई के कारण डिज्नी ने 1928 में 7 मिनट का शार्ट स्टीमबोट विली बनाया, जिसकी लागत थी $87,000। अब पिक्सार की मूवी की लागत हर मिनट के लिए करीब $1,00,000 होती है। लेकिन आजकल डिज्नी के पास पहले से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जो कि स्टीम बोट विली के दिनों में नहीं थे। पुराने दिनों में डिज्नी के एनिमेटर को जरा बजट में चलना पड़ता था। उनको मालूम हुआ कि सिर्फ एक उंगली कम करने से वो कई घंटे बचा सकते हैं, जिसके साथ ही कई सारे पैसे भी बच जाएंगे। और यही पैसा बचाने वाले ट्रिक के कारण पुराने कार्टून जैसे ही दिखते थे। असलियत इन फेवरेट कार्टून से बहुत ज़्यादा दूर थी, इसीलिए कैरेक्टर सिंपल नजर आते थे। आजकल भी एनिमेटर्स ने ऐसे ही कई शॉर्टकट बनाए हुए हैं, जैसे कि ओसला द ऑक्टोपस के 8 के बजाय सिर्फ 6 टेंटिकल्स हैं। दिखाई देने के लिए कार्टून्स की उंगलियां का बड़ा होना जरूरी है, इसलिए भी 5 उंगलियां ठीक नहीं दिखती। वॉल्ट डिज्नी ने खुद ही कहा है कि अगर मिकी माउस की 5 उंगलियां होती तो उसके हाथ केले के गुच्छे ऐसे दिखते। और ये एक ऐसी फोटो जिसके बारे में कोई कभी नहीं सोचना चाहता है। लेकिन बात करें मुकी के हाथ की, तो इन ग्लव्स का क्या सीन है भाई। ये आखिर क्या छुपा रहा है? छुपे हुए टैटू, छुपी हुई बर्फ की शक्ति, किसी बीमारी के कारण हरे गले हुए सड़े हुए हाथ? नहीं 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 नहीं। ऐसा हो सकता है कि मिकी की उंगलियां बहुत ही अजीब हों और इसलिए ग्लव्स के नीचे छुपी हों, लेकिन कुछ पुराने कार्टून के सफेद ग्लव्स पहनने के पीछे कुछ ऑफिशियल कारण भी हैं। 4 उंगलियों वाले केस की तरह एक ग्लव्स बनाना आसान था। आप जानते हैं हाथ बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि जॉइंट्स नाखून बनाना, इसलिए मेरे पास वो है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्लव्स एनिमेटर्स को बहुत ही आसान पड़ते थे और बारीक डिटेल्स पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें कलर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। 1960 तक कलर वाली टीवी फैशन में नहीं थी और इसीलिए मिकी माउस जैसे कार्टून्स ने अपनी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू की। मिकी एक काले रंग वाला कैरेक्टर था और इसीलिए उसके कंट्रास्ट में उसके हाथ सफेद थे, क्योंकि अगर वो काले होते तो उसकी काली होड़ी के कारण गायब हो जाते, जैसा कि स्टीम बोट विली में देखा जा सकता है, जब मिकी के पास ग्लव्स थे भी नहीं। इसी के साथ ही वॉल्ट ने 1957 में बायोग्राफी में खुलासा किया कि ग्लव्स मिकी को थोड़ा इंसान जैसा दिखने के लिए बनाए गए थे। मुझे लगता है लाल पैंट काफी नहीं थी।
4 उंगलियों को साइड में हटाओ। क्या आप कुछ और स्पॉट कर सकते हैं जो इन सभी कार्टून्स में कॉमन है? जी हाँ, इन सभी के गर्दन के पास कुछ है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जानबूझकर बनाया गया है। 1940 में एनिमेशन डुओ विलियम हैना और जोसेफ बर्बेरा ने आइकॉनिक कार्टून बनाया जिसे हम टॉम एंड जेरी के नाम से जानते हैं। 1987 के आने तक इस जोड़े ने हैना बर्बेरा स्टूडियो बना डाला और एक के बाद एक हिट देने लगे, जिसमें द फ्लिंटस्टोन्स, स्कूबी डू, योगी बेयर और द जेनसन्स जैसे कई नाम शामिल हैं। हैना बरेरा बहुत ही सही काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ हटका करने की जरूरत थी और ये गोल उन्होंने अचीव किया नेक पीस बनाकर। हैना बर्बेरा ने पाया कि अगर वो गर्दन के पास कुछ लगा दें तो शरीर और सर एक दूसरे से अलग दिखेंगे और ऐसा करके वो एक ही स्टैटिक बॉडी में बस सर चेंज करके अलग अलग सीन बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे विल्मा और बेटी के शरीर एकदम सेम है जबकि उनके सर नेक पीस से बटे हुए हैं और मूव कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? इस बात में कोई शक नहीं है कि क्लासिक कार्टूनिस्ट इस कहावत के महारथी थे, जब आप होशियारी से काम निकाल सकते हैं तो फिर मेहनत क्यों करनी। रंग बिरंगे कैरेक्टर। सिम्पसन फैमिली की जो चीज बाकियों से अलग बनाती है वो उनकी यूनिक डिजाइन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी स्किन का कलर पीला क्यों है और उनके सर का शेप इतना अजीब क्यों है? 1985 में प्रोड्यूसर जेम्स एल ब्रुक ने प्रपोज किया कि मैट ग्रोइनिंग उनकी कॉमिक स्ट्रिप को अडॉप्ट कर लें जिसका नाम है लाइफ इन हेल, और ये शॉर्ट एनिमेशन ट्रेसी उल्मन शो में भी आया। उन्हें इस बात का डर लगा कि कहीं उन्हें अपने कैरेक्टर के मालिकाना हक से हाथ न धोना पड़ जाए, इसलिए मैट ने नए कैरेक्टर बनाने का फैसला किया। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि एक दिन मीटिंग के समय उन्हें 1 घंटा खाली बैठना पड़ा जिसमें उन्होंने डूडलिंग करने का सोचा। वो कहते हैं ना कि यही वो समय था जब उन्होंने सिम्पसन का पूरा परिवार बना डाला, जिसका पूरा क्रेडिट उनको ही जाता है। मैट के असली माता पिता का नाम होमर और मार्गरेट था। उनकी 2 छोटी बहनें थीं, लीजा और मैगी, एक बड़ी बहन जिसका नाम था पैटी। और एक आर्गुमेंट तो ये भी है कि मैट ही बार्ट है। आखिरकार उस चंचल कैरेक्टर के लिए कोई और इतना सटीक फिट नहीं होता और मैट ने नोवेल हाई स्कूल में लिखी थी जहां मेन कैरेक्टर का नाम बार्ट सिम्पसन ही था। अब जाहिर है कि ग्रोइनिंग फैमिली सिम्पसन की तरह नहीं दिखती है, बल्कि अगर वो ऐसे दिखते हैं तो मैं बहुत ही परेशान हो जाता। तो आखिर सिम्पसन इतने अजीब क्यों दिखते हैं? फिर चाहे वो हेयर कट हो या फिर सर का शेप, यहाँ तक कि वो अपने साथ ही रहने वाले स्प्रिंगफील्ड के पड़ोसियों से भी बहुत अलग नजर आते हैं। इसके कारण ना सिर्फ ये हमारी यादों में अमर हो गए बल्कि बाकी के स्प्रिंगफील्ड में रहने वाले लोगों से भी अलग दिखने लगे। ये मेन कैरेक्टर है और इसलिए इनकी डिजाइन सबसे हटकर होनी चाहिए जो कि दूसरे कैरेक्टर में ना देखी जा सके। लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि इनका रंग पीला क्यों है, इनकी स्किन का कलर नॉर्मल क्यों नहीं है, या फिर नीला या लाल या फिर कोई भी दूसरा रंग क्यों नहीं है। इस आई कैचिंग रंग के अलावा एक और फैक्ट है, बार्ट, लीसा और मैगी के बाल और स्किन के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए डिजाइनर्स को लगा कि पीला रंग उनके बालों में भी फिट बैठ जाएगा और स्किन पर भी, तो इसलिए उन्होंने इसको चुन लिया। ठीक मेरी तरह मैं गंजा दिख सकता हूँ लेकिन मेरे पास बाल बहुत हैं। हाँ, वो बात और है कि बस सफेद हैं। स्कूबी डू तुम कहां से हो? हमारे स्क्रीन पर 1969 से स्कूबी डू है और इसीलिए इसने ये मुकाम हासिल किया। अब तक इसकी कई सारी सीरीज, मूवीज और स्पिन ऑफ्स आ चुके हैं जिन्होंने बस इस स्कूबी डू के खजाने में इजाफा किया है। अगर हाल ही के वेल्मा शो को साइड से हटा लिया जाए तो ये सभी बड़े मजेदार हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं 2010 के स्पिन ऑफ सीरीज स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड में ये खुलासा किया गया जो कि सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट माना जा सकता है। सीरीज में ये बात खुलेआम कही गई है कि स्कूबी डू असल में एक अनुनाकी है। वो क्या होता है आप यही पूछेंगे। वेल, शो में अनुनाकी एक बहुत ही रेयर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर होते हैं जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बहुत ही बुरे जो कि दुनिया को तबाह कर देना चाहते हैं। निबिरू नाम के एक कॉस्मेटिक इवेंट में जो कि कई हजार साल में एक बार होता है, उसके दौरान अनुनाकी और हमारी दुनिया के बीच की बॉर्डर कमजोर हो गई जिसके कारण वो धरती पर आ सके। हैरान करने वाली बात यह है कि अनुनाकी का खुद का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, तो जब ये धरती पर आए तो उन्होंने अलग अलग जानवरों का रूप ले लिया जिसके कारण हम पुराने माइथोलॉजिकल क्रीचर्स को समझ सकते हैं और इन्हीं क्रीचर्स में से एक है स्कूबी डू। जी हाँ, 2010 में सीरीज में स्कूबी डू वाकई एक इंटरडायमेंशनल एलियन है। हे भगवान, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि पुराना स्कूबी डू अच्छा वाला अनुनाकी है। वहां हम ये बात कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छाई का चोगा पहने बुरा वाला अनुनाकी नहीं है जो कि दुनिया तबाह करने का ख्वाब देखता है। वो ऐसा कर भी लेता अगर शो के राइटर्स उसे बार बार नई कहानी में नहीं डाल देते तो। सीक्रेट सिबलिंग्स। नए डिज्नी फिल्म्स ईस्टर एग से भरे हुए हैं और इनमें क्लू और पुरानी नई आने वाली मूवीज के कई छुपे हुए रेफरेंस होते हैं। ये ज्यादातर बैकग्राउंड में देखने को मिलते हैं जिन्हें अनट्रेंड आंखें भी देख नहीं सकती। कुछ ईयर एग्स की वजह से ही फैंस ये थीरीज देते हैं कि कुछ मूवीज को एक ही समय पर रिलीज होना चाहिए था और जब इसकी शुरुआत करते हैं तो मुझे एक गाना याद आता है, लेट इट गो, लेट इट गो। थैंक यू। खैर, जो भी हो, आप समझ गए होंगे कि ये थ्योरी फ्रोजन के आसपास घूमने वाली है। 2013 में ये सुपर हिट मूवी आई जिसमें कई सीक्रेट थे, यहाँ तक कि
टेंगल की रपुंजल की गेस्ट अपीयरेंस भी थी, लेकिन बाल कटवाने के बाद ही। लेकिन एक सीक्रेट जरा कम नोटिस में आने वाला है और वो जरा डार्क भी है। फिल्म में हम देखते हैं कि एल्सा और एना के पेरेंट्स शिप वॉइस पर जाते हैं जहां उनकी मौत हो जाती है, लेकिन हमें ये बात मानने पर मजबूर किया जाता है कि उनके पेरेंट्स समंदर में मर गए। वहीं हो सकता है कि ये बात सच्चाई से कोसों दूर हो। एक पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से वो बहकर एक जंगल वाले आइलैंड पर पहुंच गए, वहां उनका एक बेटा हुआ, हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन दुख की बात है कि वहां भी उन्हें एक लेपर्ड खा गया, जिसके कारण उनका बेचारा छोटा बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन तभी किस्मत का खेल हुआ और उस बच्चे को बंदरों ने पाल लिया। एक मिनट, रिवाइंड करें। क्या ये टार्जन की कहानी जैसा नहीं लग रहा? मतलब कि टार्जन असल में एल्सा और एना का भाई है। जी हाँ, और जहां मूवीज में इस बात के सबूत ना के बराबर है, इस कारण से ये मत मान लीजिएगा कि रेडिट यूज करने वालों ने झूठी कहानी बनाई है। ये असल में क्रिस बक ने शेयर की, जो कि वाकई दोनों पिक्चर के डायरेक्टर हैं। जाहिर है बोरिंग जिंदगी और असलियत से कोसों दूर वाले लोग, मेरा मतलब है डिज्नी फैंस को, ये कहने में जरा भी देर नहीं लगी कि दोनों ही कहानियां बहुत ही अलग हैं, खासकर की कैरेक्टर की डिजाइन, टाइम पीरियड और लोकेशंस को लेकर। लेकिन क्रिस ने ये साफ साफ कह दिया कि ये उसकी पर्सनल थ्योरी है और फिल्म प्लॉट में बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात बहुत ही मजेदार है कि टार्जन और फ्रोजन कनेक्टेड हो सकते हैं। मेरा मतलब है जरा खुद ही सोचिए। हाय एल्सा, है ना, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम्हारे पेरेंट्स समंदर में नहीं मरे। लेकिन इतने एक्साइटेड मत हो जाओ क्योंकि उनको लेपर्ड खा गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हारा एक भाई भी है। बुरी खबर, उसे बंदरों ने पाला और अभी वो अपना खुद का ह्यूमन वेस्ट तुम्हारे डिनर गेस्ट पर उछाल रहा है। छी यार, आगे बढ़ते हैं। द पिक्चर कोड अभी के लिए सिनेमा ईस्टर एग्स से ही चिपके रहते हैं। A113 इन सभी में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। अगर आप पिक्चर के हर एक फीचर पर ध्यान दें तो आप जानेंगे कि CGI की गहराइयों में क्या कोड छुपे हैं। लेकिन असल में इसका मतलब है, इसका जवाब हमें पिक्सर के ओरिजिन की तरफ लेकर जाता है। पिक्सर का नाम जॉन लेस्टर, पीटर डॉक्टर, एंड्रू स्टंटो और ब्रैड बर्ड जैसे नामों से लिया गया है। ये सभी लोग कैलिफोर्निया के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ आउटर से पढ़े हुए हैं। और सुनेंगे, इन्होंने और कई फेमस एनिमेटर्स ने यहीं साथ बैठकर ये स्किल सीखी। क्लास थी A113। ये छोटा और अजीब रूम था, मगर ये बात गौर करने वाली है कि यहीं से पिक्सर का जन्म हुआ। ऐसा सोचा जाता है कि ब्रैड बर्ड डिज्नी की फिल्म में A113 को छुपा दिया करता था और ये सिलसिला शुरू हुआ 1987 की द ब्रेव लिटिल टोस्टर से। ये सिलसिला पिक्सर के डेवलपमेंट के साथ साथ चलता रहा और ये स्टूडियो की पहली टॉय स्टोरी में आया। तो A113 किसी तरह का कोड नहीं है, बल्कि एक स्टूडियो की शुरुआती जगह है। तो इसलिए जब अगली डिज्नी या पिक्सर फिल्म देखें तो इस पर गौर जरूर करें, ठीक है। नीमो की असलियत। ठीक है, तो हम सभी ने पिक्सर की फाइंडिंग नीमो देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइंडिंग नीमो असल में रियल लॉ ऑफ नेचर पर बेस्ड है और हो सकता है चाइल्ड फ्रेंडली ना हो। मुझे आपके सामने एक तस्वीर रखने का मौका दें और पहले वार्निंग दे देता हूँ, अब चीजें जरा डरावनी होने वाली हैं। फ्लैशबैक, मर्लिन और उनकी बीवी कोरल नीले समंदर को निहार रहे थे कि तभी बूम, एकदम से एक बैराकुडा कोरल और उसके घोंसले का नोक खा गया। एक मिनट, अभी भी एक बचा है। ये उम्मीद की किरण है। वैसे मर्लिन ने नीमो नाम दिया। नीमो के जन्म के साथ ही मर्लिन के पास बस एक चारा बचा था और वो था एक औरत बन जाना। और जब नीमो खुद एक एडल्ट मछली बना तो उसकी माँ ने उसे कुछ ऐसा सजेशन दिया जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अब समय है 2 क्लाउन फिश का अपने खुद के बच्चे करने का। एक मिनट, वहीं रुक जाओ, कट। जी हाँ, हो सकता है ये मेरी आज तक की भूली गई सबसे बड़ी चीज हो, लेकिन जंगल में इस बात के बहुत सारे चांसेस हैं कि ऐसा असल में हुआ होगा। आप जानते हैं क्लाउन फिश सीक्वेंशियल हार्माफ्रोडाइट्स होती हैं, मतलब कि ये बायोलॉजिकल मेल ही पैदा होती हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों और सोशल हायरार्की की खातिर फीमेल बन जाती हैं। अगर ग्रुप की ब्रीडिंग फीमेल मर जाती है, जैसे कि फाइंडिंग नीमो में कोरल के साथ हुआ था, तो पहले वाला ब्रीडिंग पार्टनर फीमेल बन जाएगा और अपने ही मेल बच्चों के साथ मेट करेगा। छे यार, अब मुझे समझ आया मर्लिन नीमो को ढूंढने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था। क्या किसी के पास चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस का नंबर है भाई? स्पॉन्ज बॉब की सीक्रेट। वाह, समंदर की गहराइयों में पाइनएप्पल में रहता है। सॉरी मेरी इस बात के लिए। खैर जो भी हो, ये हमारी स्क्रीन में 1999 से है और ये है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। ये एक आइकॉन बन चुका है, लेकिन मालूम पड़ता है कि एक बेवकूफ स्पॉन्ज की कहानी के अलावा भी ये दिखाने को बहुत कुछ है। जैसे कि क्या आपको पता है कि ये शो एनवायरमेंट इशू के लिए एक बड़ा सा मेटाफर है? ये तो बहुत सी थ्योरीज में सबसे कम हिलाने वाली थ्योरी है। ऑनलाइन थ्योरिस्ट के हिसाब से हर कैरेक्टर ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग इश्यूज को दिखाता है। मुझे समझाने दीजिए। स्पॉन्ज बॉब एक किचन के स्पॉन्ज जैसा दिखाई देता है, बजाय समंदर में नेचुरली बनने वाले स्पॉन्ज के। तो इस तरह से ये समंदर के पोल्यूशन को दिखाता है। वहीं पैट्रिक, जो कि स्पॉन्ज बॉब का निहायती बेवकूफ दोस्त है, Is mayonnaise an instrument? ये क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के प्रति लोगों का रवैया दिखाता है। आखिरकार ये असल में मेटाफोरिकली भी चट्टान के नीचे ही रहता है। वहाँ पैसों का भूखा मिस्टर क्रैब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन को दिखाता है, जो कि पॉल्यूशन की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर होती हैं। Hello, I like money. आखिर में आता है स्पॉन्ज बॉब का सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर, स्क्विडवार्ड। Oh, please. I have no soul.
ये गलत समझा जाने वाला दोस्त लिबरलिज्म को दिखाता है, जिसका आर्टिस्टिक पैशन और ज्ञान अगर धिक्कारा भी नहीं जाता तो उसे इग्नोर तो कर ही दिया जाता है, जिसके कारण उसे ऐसी कॉर्पोरेशन में काम करना पड़ता है जिसे वो नापसंद करता है। Hang in there, Squidward. It's all part of the job. जहां ये सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री सिर्फ एक थ्योरी है, उसका शो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहीं कई दूसरे हिंट्स हैं जिसके कारण इन्हें कहानी में बखूबी मिलाया जा सकता है। जैसे कि बिकिनी बॉटम के घर पर ही नजर डाल लीजिए, ये इतना गंदा है कि इसमें रहने वालों के पास सिवाय इंसानी कूड़े के ऊपर रहने के और कोई चारा नहीं बचा है। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एकदम सटीक बैठ रहा है? मैं जानता हूँ ये सवाल भी सभी के जहन में होगा, वो है स्पॉन्ज बॉब पाइनएप्पल में क्यों रहता है? वेल, शो के क्रिएटर स्टीवन हिलेनबर्ग ने कहा है कि जहां शो में सभी चीजें रैंडम लग सकती हैं, वहीं सभी चीजें बहुत ही सोच समझ कर डाली गई हैं। जैसे कि कुछ हमें दिख रहा है उनमें से ज्यादातर हवाई और पोलिनेशिया के कल्चर से लिया गया है, और इन कल्चर में पाइनएप्पल बहुत से कपड़ों के डिजाइन और आर्ट में देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा स्टीवन ये भी कहते हैं कि उन्हें लगा कि स्पॉन्ज बॉब को पाइनएप्पल की खुशबू पसंद आएगी। मेरा मतलब है, मैं समझाता हूँ, लेकिन मैं वेंडी के मिर्ची के बर्तन में रहना पसंद करूंगा। अब चलते हैं स्कूडयार्ड के प्यारे घर की तरफ। हम देख सकते हैं कि यहाँ ये रहता है, वो फेमस ईस्टर आइलैंड के हेड स्टेच्यू जैसा नजर आता है, लेकिन ये समुद्र के नीचे कैसे आ गया, यह भी एक रहस्य है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि हो सकता है स्कूडयार्ड के घर में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बॉडी हो। आप जानते हैं जहां इन्हें ज्यादातर सिर्फ सर कहा जाता है, वहीं ईस्टर आइलैंड के स्टैचू के पास धंसा हुआ शरीर भी है। मतलब ये हो सकता है कि हमारे प्यारे स्कूडयार्ड के पास बड़ा सा बेसमेंट हो, जहां बिकिनी बॉटम के ज्यादातर सभी घरों में से क्रिस्टी क्रैब ना सिर्फ सबसे अजीब है बल्कि हिलाकर रख देने वाला भी है, जहां ये शहर का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड पॉइंट हो सकता है। वहीं इस क्रिस्टी क्रैब ने कई राज छुपा रखे हैं, ये जैसे आप भी देख रहे हैं, इसी पर क्रिस्टी क्रैब बना हुआ है। और आप जानते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये एक क्रैब ट्रैप है। लेकिन एक मिनट, आखिर मिस्टर क्रैब खुद को ही ट्रैप में बंद करके वहां दुकान क्यों चलाएंगे? पर यही तो असली ट्विस्ट है। लगभग 20 साल से प्लैंकटन और फैंस क्रैबी पैटी का सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए उतावले हैं, और उसका खुलासा एक बार nick.com में हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में इसे वहां से हटा दिया गया। रेसिपी कहती है कि पैटी, मैं फिर से कह देता हूँ, इमिटेशन क्रैब मीट से बनी हुई है। इमिटेशन क्रैब मीट व्हाइट फिश से बनता है, जो कि खुद में बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि क्रिस्टी क्रैब खुद एक ट्रैप है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सब बस एक इमिटेशन ही है, असली नहीं। तो क्या मिस्टर क्रैब कैनिबल हैं? इस बात के पुख्ता सबूत तो नहीं है, और शो मेकर्स ने हाल ही में कहा है कि क्रैबी पैटी प्लांट बेस्ड है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ ऐसा वैसा इंग्रेडिएंट डालने की खबर आई तो मैं चौंकूंगा नहीं। आप हैरान हो गए क्या? डिज्नी डेजा वू। डिज्नी को एक दो अजीब आइडिया रीयूज करने के लिए जाना जाता है। मेरा मतलब है मरने के बाद भी प्यार के कारण जिंदा होना उनमें से एक है। दुख की बात है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बार ट्राई कर लूं, ये पुरानी डिज्नी ट्रिक मेरे हैमस्टर पर काम नहीं करती। लेकिन असल बात यह है कि डिज्नी ने सिर्फ प्लॉट लाइंस को ही रिसाइकल नहीं किया बल्कि असली एनिमेशन को भी किया है। मुझ पर भरोसा नहीं है? देखिए। होश उड़ा देने वाला है ना? और जहां सबूत आंखों के बिल्कुल सामने है, वहीं सवाल यह है कि आखिर क्यों? इसके इल्जाम हमें मिलते हैं 1970 से, जब डिज्नी की मूवी रॉबिन हुड आई थी। स्टूडियो गरीब था, पुराने एनिमेशन को रिसाइकिल करता था, क्योंकि सस्ते में काम निपटाने का यही एक तरीका था। जहां इस ट्रिक के कारण कुछ समय बच गया होगा और डिजाइनिंग और नए मूवमेंट प्लान नहीं करने पड़े होंगे, वहीं ये पूरा सच नहीं है। फ्लाइड नॉर्मन के हिसाब से, जो कि एक डिज्नी एनिमेटर है और रॉबिन हुड और विन्नी द पूह के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, वोल्फगैंग रेथ में सिर्फ वही एनिमेशन बनाना चाहते थे जिसकी उन्हें गारंटी हो कि वो हिट होगा। आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी 1966 में दुनिया को अलविदा किया गया, और इसी तरह स्टूडियो ने अपना गाइडिंग स्टार खो दिया और इनके एनिमेशन फीचर से जो प्रॉफिट होता था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। वोल्फगैंग असल में शायद वॉल्ट डिज्नी के जादू को वापस स्क्रीन पर लाना चाह रहे थे, और इसी कारण वो ओल्ड एनिमेशन से ही चिपक कर रह गए। शायद इसीलिए इस टाइम की कुछ फिल्म हमें स्टूडियो के पास पुराने एनिमेशन की कॉपी की तरह नजर आती हैं। ये एक तरह से अजीब सी नॉस्टैल्जिक सीक्वल हमें देखने को मिलती है उसी तरह की। बस फर्क इतना है कि डिज्नी मूवी असली होने की कोशिश कर रही थी। नॉट चाइल्ड फ्रेंडली। मेरी माँ को मुझे बताना बिल्कुल पसंद है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए और बच्चों के कार्टून नहीं देखने चाहिए, लेकिन उनको क्या पता कि बहुत से बच्चों के कार्टून असल में चाइल्ड फ्रेंडली होते ही नहीं है। इनमें सबसे ऊपर हमारा प्यारा मिस्टर स्क्वायर पैंट्स। पूरी सीरीज में उसकी नॉनसेंस एडल्ट जोक्स जैसी हंसी नजर आती है। जब मैं बच्चा था तब ये सारी चीजें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन आप इनको देखना, तौबा तौबा, मेरा मतलब है सीजन 2 के एपिसोड योर शू अनटाइड को देख लीजिए।
Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. हे भगवान, हमें तो कुछ भी खास देखने को नहीं मिला, लेकिन स्पॉन्ज बॉब के एक्सप्रेशन देखकर हम समझ गए कि वो एक हाथ वाले वर्कआउट वीडियो के बराबर का ही कोई सा क्रिएचर रहा होगा। आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब एक और पीजी एंड फ्रेंडली सीन की तरफ। ये देखिए सीजन 7 का एपिसोड द प्ले द थिंग। और अगर अभी भी आपके जोक समझ में नहीं आ रहे हैं तो कह दूं कि बस गुब्बारों की बात कर रहे थे। वाह, कैसे पता था कि स्क्विडवर्ड लेटेक्स में इतना जबरदस्त लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि स्पॉन्ज का लुक ही गुब्बारे के स्लिप होने के कारण बना होगा, है ना। चर्चे हैं कि ऐसा केस सिर्फ स्पॉन्ज बॉब का नहीं है, इसमें डोनाल्ड डक भी शामिल है। और ट्रिगर वार्निंग दे दूं, आप आगे से कभी भी उसे पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। मालूम पड़ता है कि डोनाल्ड ने यहाँ बस एक टेंट पिच किया है। अच्छा हुआ कि 1947 की ये बहुत ही अनकंफर्टेबल वाइल्ड ओपन स्पेस की शॉर्ट फिल्म के बाद में खुलासा हुआ कि ये तो बस डोनाल्ड की स्लीपिंग मैट के नीचे एक पत्थर था। लेकिन ये बात तो पक्की है कि डिज्नी के एनिमेटर इस बात पर खूब हंसेंगे, फिर चाहे उन्होंने हमारा पूरा बचपन ही क्यों ना बर्बाद कर दिया हो। लेकिन ये सिर्फ डोनाल्ड ही नहीं है जिसने डिज्नी कार्टून में कुछ अनकंफर्टेबल मोमेंट्स दिए हैं। जरा 1933 में 3 लिटिल पिग्स शॉर्ट की इस सॉसेज को देखिए। जी हाँ, ये 3 पिग मस्ती कर रहे हैं। वही इनके पापा की फोटो सॉसेज के रूप में पीछे देखी जा सकती है। यार मेरे पास भी मेरे स्वर्गीय दादी की एक ऐसी फोटो है। आमीन दादी, जहां भी हो खुश रहो। डैडी डूफेंशमेर्ड्स। अगर आप मिलेनियल या उससे भी पुराने हैं तो आप अगले वाले से ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। फिनीज एंड फर्ब डिज्नी चैनल का 2007 का कार्टून था जिसमें 2 स्टेप ब्रदर थे जो कि हर एपिसोड में एडवेंचर और कंस्ट्रक्शन किया करते थे। इस सीरीज के दौरान हमें कभी भी फिनीज के असली पापा नहीं दिखाए गए और ये प्लॉट का जरूरी पार्ट भी था, तो इसीलिए फैंस बस सोचते ही रह गए कि असली पापा हैं कौन। फिनीज का सिर तिकोना है और अगर आप फिनीज और फर्ब को देखेंगे तो गौर करेंगे इनकी परछाई में हमें पी और एफ देखने को मिलता है। और जहाँ फिनीज का तिकोना सर अपने आप में अजूबा है, वहीं कोई और भी कैरेक्टर ऐसे फीचर के साथ नहीं है। डॉक्टर डूफेंशमेर्ड्स शो का विलन जो कि जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ, ये शुरुआत में ऐसे नजर नहीं आते हैं, लेकिन गौर से देखिए इनके ना सिर्फ सर तिकोन है बल्कि ऊपर बालों का स्प्राउट भी एकदम सेम है। फैंस ने फिनीज की बहन केन्स तक की थ्योरी फैला दी है। उसकी पतली लंबी गर्दन से लेकर इस बात तक की कि उन्हें डूफेंशमेर्ड्स दोनों को ही दूध नहीं पचता है, लेकिन फिर भी 68% जनता ये परेशानी से जूझ रही है। तो मुझे लगता है कि फिनीज और केन्स के पापा लंबी गर्दन वाली तिकोनी मिस्ट्री बनकर रह जाएंगे, है ना। लाल, नीला और हरा। पावर पफ गर्ल्स के इंट्रो में हमें बताया जाता है कि ये सुपर ह्यूमन लड़कियां लैब में बनाई गई हैं। इन्हें बनाया है चीनी, मसाले और हर अच्छी चीज से। और केमिकल एक्स की बात तो करिए मत, जिसके कारण इन्हें इनकी सुपर पावर मिली। लेकिन सीन के पीछे इंस्पिरेशन का दूसरा सोर्स भी है और यह आता है डिज्नी क्लासिक से। 3 पावर पफ गर्ल्स की अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और उनके खुद के रंग भी लाल, नीला और हरा। और आप जानते हैं कौन से 3 कैरेक्टर्स का सेम कलर है? नहीं, एल्विन और चिपमंक का तो बिल्कुल नहीं, स्लीपिंग ब्यूटी की परियां। जी हाँ, यहाँ तक कि पावर पफ गर्ल्स की पर्सनैलिटीज भी उनसे मिलती जुलती है। यह है प्यारी वाली, एनर्जी वाली और मजबूत वाली। शायद आपसे ये भी कह सकते हैं कि स्लीपिंग ब्यूटी की परियां ही पावर पफ गर्ल्स हैं, बस बड़ी हो गई हैं क्योंकि इन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया होगा, है ना। इस शो में बहुत ही अजीब सारी चीजें हुई हैं। मेरा मतलब है इनका मेन दुश्मन एक बंदर था, वो भी तेज रोने के कारण। और यहीं पर हम अपने कार्टून के सफर को करते हैं खत्म। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि किस सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।